शुरुआत में गेरी के डेली क्वेस्ट्स उसे हर बार 10 एक्सपी दिया करते थे। लेकिन अब जब उसके सिस्टम ने उसे लेवल 2 के रूप में क्लासिफाई कर दिया था, हर क्वेस्ट से मिलने वाला एक्सपी आधा रह गया था। ऊपर से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट भी पहले से डबल हो चुकी थी। कोई मैथ्स जीनियस न भी हो, तो भी साफ समझ आ रहा था कि सिर्फ इसी तरीके से एक्सपी जमा करके आगे बढ़ने में बहुत लंबा वक्त लगने वाला था। फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि गैरी अब वर्कआउट करना छोड़ने वाला था। आखिरकार इस समय यही एकमात्र भरोसेमंद तरीका था जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता था, क्योंकि लेवल अप से मिलने वाले स्टैट पॉइंट्स अभी उसके हाथ नहीं आ रहे थे। सिस्टम के साथ बिताए इस थोड़े से समय में गैरी ने सबसे ज्यादा एक्सपी तब कमाया था जब उसने दूसरों से लड़ाई की थी, जैसे ईटन हाई के स्टूडेंट से। हालांकि उसने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये एंड्योरेंस जैसे दूसरे स्टैट्स बढ़ाने का भी एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। सड़कों पर जाकर जानबूझकर ट्रबल ढूंढने के मूड में वो था नहीं, इसलिए आखिरकार उसका ध्यान अपने ही स्कूल के मार्शल आर्ट्स क्लब्स पर गया। कराटे क्लब के टीचर एक बुजुर्ग आदमी थे, जिन्होंने गैरी की बात सुनकर अपने हाथ सीने पर बांध लिए। मुझे तुम्हारा स्पिरिट पसंद है किड, लेकिन असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। ये एक स्कूल क्लब है। मैं किसी को भी यूं ही अंदर घुसकर अपने स्टूडेंट से लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। टीचर ने शांत लहजे में समझाया। टॉम को यह देखकर काफी राहत मिली कि टीचर समझदार निकले और उन्होंने उसके दोस्त की पागल सी रिक्वेस्ट को सीधे एक्सेप्ट नहीं किया। अब बस उसे गैरी को जिम से बाहर खींच ले जाना था। लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ने ही वाला था, उसने गैरी की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वो फिर वही नजर क्यों? टॉम के शरीर में हल्की कंपकंपी दौड़ गई। उसका इंस्टिंक्ट साफ कह रहा था कि इस वक्त गैरी को छूना बहुत बुरा आइडिया होगा। अनजाने डर के चलते उसने एक कदम पीछे ले लिया। टीचर की बात सुनकर गैरी मुस्कुरा दिया। मैं बस ये जानना चाहता था कि आज के जमाने में कराटे सीखना वाकई वर्थ इट है या नहीं। आजकल ऑल्टर्ड फाइट्स इंटरनेट और टीवी पर हर जगह दिखते हैं। सब जानते हैं कि सबसे बेहतरीन फाइटर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ऑल्टर्ड फॉर्म्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि मार्शल आर्ट्स को अपने फाइटिंग स्टाइल में शामिल करते हैं। लेकिन इतना फैन होने के बावजूद मैंने किसी टॉप ऑल्टर्ड फाइटर को कराटे इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। गैरी के एक्सपीरियंस के मुताबिक स्पोर्ट्स टीचर्स, खासतौर पर कॉम्बैट टीचर्स, अपने आर्ट पर बहुत गर्व करते हैं। ब्लैक बेल्ट इस बात का सबूत था कि इस टीचर ने सालों तक मेहनत की थी, और गैरी को यकीन था कि वो अपनी कला को बेकार कहे जाने को यूं ही नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से तुम्हें लगा कि इसमें टाइम और एफर्ट लगाना बेकार है? टीचर बोले। ठीक है स्टीवन, हमारे इस एंथुजियास्टिक दोस्त को उसके साइज का जी ढूंढने में मदद करो। तुरंत ही ग्रीन बेल्ट पहने एक स्टूडेंट आगे आया। स्टीवन के बाल टॉम जैसे छोटे थे, और वो टॉम और गैरी दोनों से थोड़ा बड़ा था, लेकिन गिल और बैरी जैसे रग्बी प्लेयर्स जितना बल्कि नहीं था। जब स्टीवन और गैरी चेंजिंग रूम में चले गए, बाकी स्टूडेंट्स ने फटाफट फ्लोर पर मैट्स बिछा दी। दो लड़कों के लिए एक अस्थाई अरीना बन गया। थोड़ी ही देर में दोनों बाहर आ गए। अब गैरी भी सबकी तरह सफेद यूनिफॉर्म में था। उसने और स्टीवन दोनों ने हेड गियर, शिन गार्ड्स और पेट के सामने बड़ा सा प्रोटेक्टिव कवर पहन रखा था। यह सारा प्रोटेक्शन गैरी की मूवमेंट को और मुश्किल बना रहा था, लेकिन वो समझता था कि टीचर उन्हें बिना प्रोटेक्शन के लड़ने नहीं देंगे। मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह स्ट्रीट फाइट नहीं है। हर कोई मेरी तरह तेजी से हील नहीं कर सकता, तो सेफ्टी जरूरी है। बस उम्मीद है कि ऐसे फाइट करने से भी सिस्टम में काउंट होगा। गैरी ने पोजीशन लेते हुए सोचा। उसकी ये चिंता सिस्टम ने तुरंत दूर कर दी। New quest received honorable fight. You are complying with your werewolf instincts and have sought out a mighty opponent. You have initiated a fight against a karateka, green belt. Win the match. Quest reward 120 XP. ये werewolf instincts को comply करना कहलाता है? पहले जब मैंने लड़ाई की थी तो डर लग रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। गेरी ने एनालाइज किया। ये तरीका उसकी उम्मीद से भी बेहतर साबित हो रहा था। अगर वो ये फाइट जीत गया तो उसे बिल्कुल उतना एक्सपी मिलेगा जितना लेवल 3 तक पहुंचने के लिए चाहिए था। कराती को समझने का सबसे तेज तरीका यही है कि प्रैक्टिकली दिखाया जाए, टीचर बोले। डोंट वरी, स्टीवन इतना केपेबल है कि तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना सबक सिखा सके। फाइट तब खत्म होगी जब तुम में से कोई गिव अप करेगा।
अगर कोई मैथ से बाहर गया तो रुककर सेंटर से फिर शुरू करना। और सबसे जरूरी बात, ये फ्रेंडली स्पार है, इसलिए न तो फेस पर वार करना है और न ही ग्रोइन पर। समझे? जिन्हें पूछा। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। बाकी स्टूडेंट्स मैथ्स के चारों ओर बैठ गए। ये उनकी रोज की ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था। टॉम के लिए अब ये सब मजाक बनाना नामुमकिन लग रहा था। अरे, क्या तुम्हारा दोस्त रग्बी क्लब में नहीं है? वो यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने पूछा। टॉम ने पलटकर देखा तो वो शिन थी, उनकी क्लास की। वो मान लो कि मिस्टर रूट के गैरी को रग्बी क्लब में लेने के फैसले से सब खुश नहीं थे। टॉम ने एक कहानी गढ़ी। उसे परेशान किया गया तो उसने लड़ना बेहतर सीखने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसने एक बुली की जगह दूसरा बुली चुन लिया, शिन ने कहा। अगर वो नॉर्मल तरीके से आता तो मिस्टर फैंग खुशी खुशी उसे ले लेते, लेकिन अब उसे पिटाई मिलने वाली है। स्टीवन कभी इस क्लब का सबसे मजबूत मेंबर हुआ करता था। इसी बीच मिस्टर फैंग ने झंडा हिलाया, फाइट शुरू होने का सिग्नल देते हुए। मुझे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं गैरी खुद को रोक न पाए, टॉम ने बुदबुदाया। फाइट शुरू होते ही गैरी ने तुरंत अपना स्किल एक्टिवेट किया। चार्जिंग हार्ट -10 एनर्जी, उसके सारे स्टैट्स तुरंत डबल हो गए। स्ट्रेंथ 10 तक पहुंच गई, एंड्योरेंस 16 हो गई। लेकिन डेक्सटेरिटी डबल होने के बाद भी 6 ही रही, यानी उसकी स्पीड बस नॉर्मल थी। इस लेवल पर भी वो मुझसे तेज होगा, लेकिन वो उस अंडरग्राउंड टूर्नामेंट वाले आदमी से काफी छोटा है। इतना गियर पहनकर शायद मैं पंचेस ट्रेड कर सकता हूं, गैरी ने सोचा। जैसे ही गैरी रेंज में आया, स्टीवन ने अपने पूरे बॉडी और हिप्स की ताकत लगाकर राउंड हाउस किक मारी। उसे उम्मीद थी कि गैरी गिर जाएगा, लेकिन किक लगने के बाद भी उसका ओपोनेंट खड़ा रहा। आर्मर और बढ़ी हुई एंड्योरेंस की वजह से वो किक गैरी को बस हल्का सा धक्का लगी। मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। यह समझते हुए गैरी ने स्टीवन की हैरानी का फायदा उठाया। उसने अपने फेवरेट फाइटर कर्क की नकल करते हुए पंच मारा। थोड़ा झुककर पैरों की ताकत से उछलते हुए पूरा वेट अटैक में डाल दिया। उसकी मुट्ठी सीधे स्टमक गार्ड से टकराई। प्रोटेक्शन के बावजूद स्टीवन की सांस जैसे निकल गई। अटैक की ताकत गैरी के साइज से कहीं ज्यादा थी। रिकवर करने से पहले ही गैरी ने उसके कंधे पकड़ लिए, इनु की तरह उसे अपनी तरफ खींचा और घुटना उसके पेट में दे मारा। जब गैरी उसके ऊपर खड़ा था, सबको साफ दिख रहा था कि स्टीवन फाइट हार चुका है। क्वेस्ट रिवॉर्ड 120 XP. Congratulations, you have now reached level 3. A stat point has been granted. ये वापस नहीं उठेगा। मैंने सोचा था ये भी ईटन हाई के किड्स जैसा होगा। शायद ये मार खाने का आदी नहीं है। फिर भी सिर्फ अपने एज के किसी को हरा देने का मतलब ये नहीं कि मैं गैंगस्टर से जीत जाऊं। अंडरग्राउंड फाइट्स देखकर पता है कि मुझसे कहीं बेहतर लोग भी हैं, गैरी ने सोचा। मिस्टर फैंग जल्दी से स्टीवन के पास पहुंचे। फाइट ऑफिशियली खत्म करने तक का ख्याल नहीं रहा। उन्होंने गैरी को कम आंक लिया था। उसकी स्टाइल रफ थी, लेकिन साफ था कि वो पहले भी लड़ चुका है। उसने स्टीवन को हरा दिया, और वो भी सिर्फ 2 हिट्स में। पहले पंच में ही उसकी हवा निकल गई, इतना आर्मर होने के बावजूद। स्टीवन ने बहुत सेफ खेला। उसे हेड किक के लिए जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। अब मैं इसके साथ क्या करूं? अगर ये लड़का अभी चला गया तो कराती को नीचा समझेगा। लेकिन मैं खुद फाइट नहीं कर सकता। एक एडल्ट का किड से लड़ना कुछ साबित नहीं करेगा, मिस्टर फैंग ने सोचा। तभी बैठी हुई स्टूडेंट्स में से एक और खड़ी हुई। मिस्टर फैंग, मैं उससे नेक्स्ट फाइट करना चाहती हूं, एक आवाज आई। तो तुम क्या कर रही हो? टॉम ने पूछा, हैरान होकर, क्योंकि शिन अभी अभी उसके पास बैठी थी। स्टीवन से कमजोर किसी से लड़ना पॉइंटलेस होगा, है ना? शिन ने स्mirk करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है स्टीवन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बना? मैंने ही उसे नीचे धकेला था। स्टीवन को हराने के बाद गैरी का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, उसका सिस्टम। इतने ज्यादा कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका बिल्कुल भी होश नहीं रहा। दूसरे कंटेस्टेंट्स उसे एडमिरेशन और हॉस्टिलिटी के मिले जुले भाव से घूर रहे थे, और मिस्टर फैंग के चेहरे पर भी उलझी हुई इमोशंस थीं। लेकिन गैरी को कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। जब वो लेवल 2 पर पहुंचा था, तब उसने फ्री स्टैट पॉइंट एनर्जी में डाल दिया था, जिससे वो 10 पॉइंट्स बढ़ गई थी। अब वो बड़े ध्यान से सोच रहा था कि अगला पॉइंट किस स्टैट में डाले। स्ट्रेंथ में डालना बेकार लगता है, अगर मैं जिम जाकर उसे बढ़ा ही सकता हूं। एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए पिटना सच में काम करता है या नहीं, ये अभी कंफर्म करना बाकी है। डेक्सटेरिटी को मैन्युअली कैसे बढ़ाया जाए, इसका तो मुझे अभी कोई आइडिया भी नहीं है।
हालांकि यकीनन उसके भी तरीके होंगे, लेकिन एनर्जी या हेल्थ उन्हें अपने दम पर बढ़ाना शायद पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सा चूज करूं? हेल्थ में 10 पॉइंट्स डालना बुरा आइडिया नहीं है। 0 HP तक पहुंचना तो किसी भी हाल में अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए उसे कभी इतना नीचे जाने से बचाना चाहिए। लेकिन एनर्जी भी बेहद यूजफुल है। हीलिंग में तो काम आती ही है, और फ्यूचर में चार्जिंग हार्ट जैसी और भी स्किल्स मिलेंगी। एनर्जी पूल बड़ा होगा तो उन्हें ज्यादा बार यूज कर पाऊंगा। जब गैरी वापस रियलिटी में लौटा, तब उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वही प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए जो स्टीवन और उसने पहना था। उसने बस एक झलक देखी थी और फिर स्टेटस स्क्रीन में खो गया था, लेकिन अब उसने जल्दी से सिर उठाकर उसे दोबारा देखा। एक सेकंड, तुम तो, गैरी किसी बेवकूफ की तरह बड़बड़ाया, उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए, लेकिन बात पूरी ही नहीं कर पाया। तुम यहां लड़ाई ढूंढने आए थे, है ना? सिन ने कहा, हाथ उठाकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए। ये मत कहना कि बस उस एक मैच से ही तुम्हारा मन भर गया। तुमने तो कुछ खास किया ही नहीं। ये ऐसा सीन था जो लोग आमतौर पर सिर्फ मूवीज में देखते थे। अगर कोई और ऐसा करता तो शायद शर्म से अंदर ही अंदर मर जाता। लेकिन शिन के बोलने के तरीके में, उसके कॉन्फिडेंस में एक नेचुरल सा फ्लो था, इतना कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। गैरी ने उम्मीद भरी नजर से मिस्टर फैंग की तरफ देखा कि शायद वो बीच में आकर उसे फाइट से मना कर दें। आखिरकार उसने स्टीवन को इतनी आसानी से हरा दिया था, जिस पर टीचर को काफी भरोसा था। लेकिन मिस्टर फैंग बस किनारे खड़े थे, स्टीवन की हालत देखते हुए जो अब जाकर संभला था। क्या ये सच में इस फाइट को अलाउ करने वाले हैं? लेकिन वो एक लड़की है। गैरी ने सोचा। ऐसा नहीं था कि वो लड़कियों को कमजोर समझता था, लेकिन सच ये था कि सिन का फ्रेम उससे भी ज्यादा पिटीट था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास अनफेयर एडवांटेज था। चार्जिंग हार्ट यूज करने पर उसकी स्ट्रेंथ उसके साइज से दोगुनी हो जाती थी। और सबसे जरूरी बात, जिस इंसान को गैरी आखिरी बार भी मारना नहीं चाहता था, वही उसकी क्रश थी। शिट, मुझे गैरी को यह फाइट जारी नहीं रखने देनी चाहिए। टॉम घबरा गया। अगर वो उसे किसी भी तरह के लॉक में ले आई और उसका सिर उसके चेस्ट के पास आ गया, तो ये वहीं स्पॉट पर टर्न हो जाएगा। मुझे माफ करना, गैरी ने कहा, झुककर माफी मांगते हुए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। शायद ये ओल्ड फैशन लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। वो रिस्पेक्ट की वजह से नहीं झुका था, बस अपने चेहरे को छुपाना चाहता था, जो उसे यकीन था कि पूरी तरह लाल हो चुका है। हा! मिस्टर फैंग जोर से हंस पड़े। लड़के, इस मोटे आर्मर के साथ तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले। वो भी तब जब तुम सच में यंग मिस क्लोव को हिट कर पाओ। मैं देख सकता हूं कि तुमने बाहर कुछ फाइट्स की हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स में ओपोनेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। कभी नहीं पता होता कि कोई कितना डेंजरस हो सकता है, भले ही उसका वेपन उसका अपना शरीर ही क्यों न हो। गैरी समझ गया कि मिस्टर फैंग क्या कहना चाह रहे थे। उसका किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का इरादा नहीं था। सच कहें तो अगर कोई लड़की चाकू लेकर उसके पीछे पड़े या उसके फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचाए, तो वो ट्रू जेंडर इक्वालिटी में पूरा यकीन रखता था। बस इस लड़की को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था, और उसके केस में इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एम्बैरेसमेंट तक सीमित नहीं थे। वो फाइट नहीं कर सकता। टॉम अचानक चिल्लाया। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। शिन, वो तुमसे नहीं लड़ सकता क्योंकि टॉम अटक गया, फिर एक सांस में बोल गया, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। आखिरी लाइन उसने लगभग चिल्लाकर कही। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। शिन भी। टॉम, ये तू क्या कर रहा है? मेरी तरफ से कन्फेशन क्यों कर रहा है? गैरी के दिमाग में चीख गूंज रही थी। वो चाहता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी जुबान जैसे जम गई थी। सिस्टम पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, उसका हार्ट बीट, जो डेंजरसली 150 बीपीएम करीब पहुंच रहा था। इस रफ्तार से तो मुझे चार्जिंग हार्ट यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, तो बात यह है? शिन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, थोड़ी पर हाथ रखते हुए। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, आई गेस। अभी मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे कैसा फील करना चाहिए। मैं यहां नई नई आई हूं, तो तुम्हारे बारे में बस इतना जानती हूं कि रग्बी प्रैक्टिस में तुम कैसे थे, स्टीवन से कैसे लड़े, और वो छोटा सा रेड सी ऑफ सिक भी। गैरी ने मुट्ठियां भींच ली। उसका मन कर रहा था कि बस यहां से भाग जाए। अगर उसे पता होता कि यह सब इतना बड़ा मेस बन जाएगा, तो वो कभी इस बेवकूफ क्लब को चैलेंज ही नहीं करता।
बस एक छोटी सी तसल्ली थी, उसने उसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया था, हालांकि एक्सेप्ट भी नहीं किया था। मुझे माफ करना, मैं बस। गैरी बुदबुदाया हेडगियर उतारते हुए। उसकी नजरें जमीन पर जमी थी, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सिन को थोड़ा इरिटेशन हुआ, लेकिन मिस्टर फैंग उससे भी ज्यादा नाराज थे। गैरी ने ही ये फाइट शुरू की थी, और अब वो ऐसे ही गिव अप करने वाला था। टीचर अभी रीजन ढूंढ ही रहे थे कि उसे कैसे रोकें। तभी शिन के दिमाग में एक आइडिया आया। हे, रुको, शिन ने पुकारा। जो तुम्हारे दोस्त ने कहा, वो सच है कि तुम्हें मैं पसंद हूं? गैरी को नहीं पता था कि क्या जवाब दे। जैसा शिन ने कहा था, वो लोग एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। हाँ, गैरी ने आखिरकार कहा, हिम्मत जुटाकर ऊपर देखते हुए। सॉरी कि मुझे जैसा कोई तुम्हें पसंद करता है। तो फिर डेट पर चले? शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे मैच में हरा दो तो कम से कम एक बार बाहर चल सकते हैं। क्या कहते हो? हूँ। पूरा हॉल हैरान रह गया। शिन खूबसूरत थी, इसलिए कराटे क्लब के कई लड़कों ने उसे आस्क आउट किया था। उसने सबको सीधा मना कर दिया था, सिवाय एक के। जब स्टीवन ने कोशिश की थी, उसने कहा था कि वो कंसिडर करेगी, लेकिन उससे पहले एक मैच मांगा था। नतीजा साफ था, वही मैच उसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बना गया था। मैं सिर्फ उसी के साथ बाहर जाऊंगी जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, सिन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। New quest received Win the date. The girl of your dreams has challenged you to a fight. Swoop her off her feet and into your arms, lover boy. Quest reward instant level up plus a date. इस सिस्टम में आखिर गड़बड़ क्या है? गैरी ने सोचा। गैरी को पूरा यकीन था कि उसने तय कर लिया है। जितनी तेजी से उसके पैर उसे बाहर ले जा सकते हैं, वो इस हॉल से निकल जाएगा। सच कहें तो उसने तो चार्जिंग हार्ट यूज करके और तेज भागने के बारे में भी सीरियसली सोचा था। उसे पूरा भरोसा था कि कुछ भी उसका फैसला नहीं बदल सकता। लेकिन फिर दो ऐसी बातें हुई जिन्होंने शिन के खिलाफ मैच को अचानक बेहद टेम्पटिंग बना दिया। पहली बात, अभी अभी मिला क्वेस्ट। क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन चाहे जितना भी बेवकूफाना हो, रिवॉर्ड बिल्कुल साफ था। अगर वो सिन को हरा देता तो उसे इंस्टेंट लेवल अप मिलता। ये सिस्टम सच में सरप्राइजेस से भरा हुआ है। स्टीवन के साथ फाइट से मुझे अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपी मिला था, लेकिन वो फिर भी फिक्स्ड अमाउंट था। तो अब ये अलग क्यों है? सिस्टम किसी गेम की तरह काम करता लगता है, और गेम्स आमतौर पर टास्क की डिफिकल्टी के हिसाब से रिवॉर्ड देती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सिन से लड़ना सच में इतना ज्यादा मुश्किल है? लेकिन स्टीवन तो उन दूसरे लड़कों से भी कमजोर था। ईमानदारी से कहें तो गैरी को नहीं पता था कि सिस्टम सच में गेम लॉजिक पर चलता है या नहीं। इसलिए वो सिर्फ उन फैक्ट्स को देख सकता था जो उसके सामने थे। सिन को हराने का मतलब था सीधा लेवल 4, यानी एक और फ्री स्टैट पॉइंट, जिसे वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता था। लेकिन दूसरी वजह, अगर वो सच बोले तो कहीं ज्यादा टेम्पटिंग थी। अगर वो उसे हरा देता तो शिन उसके साथ डेट पर जाएगी। बस यही ख्याल उसके दिमाग को फिर से पूरी तरह हिला देने के लिए काफी था। एक डेट, शिट, मैं कभी असली डेट पर गया ही नहीं हूं। कहाँ जाएंगे? मूवीज? मिनी गोल्फ? रेस्टोरेंट? लेकिन ये सब तो पैसे मांगते हैं। शायद पार्क में वॉक पर ले जाऊं। हाँ, वो अच्छा रहेगा। वहां एक रिवर भी है। अगर कोई हम पर अटैक कर दे, जैसे ब्लेक के साथ हुआ था, और वो रिवर में गिर जाए, और अगर उसे स्विमिंग नहीं आती, तो शायद मैं जंप करूं और। तो फिर लड़ रहे हैं या नहीं? सिन ने पूछा, जब उसने देखा कि गैरी चलना बंद कर चुका है। गैरी वहीं खड़ा रहा। सिन ने इसे अच्छा साइन माना। उसे लगा कि बस थोड़ा सा पुश और चाहिए। फिर हॉल में एक चकल गूंजा, और वो गैरी की थी। मैं कहता हूं, मैं तुम्हारी जान बचाने वाला हूं। गैरी ने पलटकर उसे मैडनेस भरी आंखों से देखा और उसकी तरफ इशारा किया। चलो, लड़ते हैं। इतनी सारी अजीब चीजें लगातार हो चुकी थी कि स्टूडेंट्स ने गैरी के अजीब जवाब पर भी सवाल नहीं उठाया। वो बस खुश थे कि बोरिंग ड्रिल्स की जगह उन्हें एक और स्पेक्टिकल देखने को मिलने वाला था। पूरे हॉल में बस एक ही इंसान था जो इस एक्साइटमेंट को शेयर नहीं कर पा रहा था। वो साइड में खड़ा अपने नाखून चबाता रहा। कॉम डाउन टॉम, एग्जिट्स देख और रेडी रह। अगर गैरी में टर्निंग के साइंस दिखे तो तुरंत उसे करना पड़ेगा। अब सोचने पर उसे एहसास हुआ, उसने आज तक गैरी को सच में कुछ वेयरवुल्फ जैसा करते नहीं देखा था, उसकी वाइल्ड एंगर के अलावा। यह सोचकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। शायद वो अंदर से बस एक एंग्री वुल्फ है। मिस्टर फैंग रेडी थे। स्टीवन पूरी तरह ठीक लग रहा था, और दोनों फाइटर्स अपनी पोजीशंस पर थे। रेडी, गो! फाइट शुरू हो चुकी थी।
गैरी का दिल अभी भी सेटल नहीं हुआ था। चार्जिंग हार्ट का इफेक्ट खत्म हो चुका था, लेकिन जिस तरह उसका दिल अभी धड़क रहा था, शायद उसे स्किल एक्टिवेट करने की भी जरूरत न पड़े। और तभी अजीब बात यह थी कि शिन ने पहले चार्ज किया। वो दौड़ती हुई आई, अचानक हवा में कूदी और शरीर को घुमाया। गैरी ने पहले उसकी पीठ देखी और फिर उसका पूरा पैर। आखिरी पल में गैरी ने सिर पीछे की ओर झुका लिया। चार्जिंग हार्ट के बिना उसकी मूवमेंट्स दोगुनी स्लो थी, फिर भी वो बाल बाल बच गया। वो जल्दी से मैट के एक कोने की तरफ रिपोजिशन हो गया। वो किक कितनी तेज थी, और स्पिनिंग किक भी। अगर वो लगी होती तो शायद मेरा सिर उड़ी जाता। क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है? गैरी ने सोचा। उसी वक्त उसे अपनी नाक में कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। उसने स्निफ करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं आया। नीचे देखा तो फ्लोर पर खून की बूंदें थीं। शिन की एडी ने उसकी नाक के सिरे को हल्का सा छू लिया था। लगता है तुम थोड़े स्लो हो, शिन ने कंधे उचकाए। और अगर फर्स्ट हिट नहीं लगा पाते तो तुम बेकार हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीद की थी। हाँ देखा, ये तो भाग रहा है। कोने में मत जाओ। आओ, पहले की तरह ब्रूट स्ट्रेंथ यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि इसे पता है कि ये नॉकआउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हंसने और मजाक उड़ाने लगे। वो चाहते थे कि उनकी अपनी मेंबर जीते। शिट, क्या मैं उसे चोट न पहुंचे इसलिए इजी जा रहा था? लेकिन लगता है अब होल्ड बैक नहीं कर सकता। गैरी ने सोचा। Skill activated, charging heart. All stats have temporarily been doubled. -10 energy points. छाती पर हाथ रखते ही गैरी को फिर से अपना दिल महसूस हुआ। इतनी जोर से धड़कता हुआ कि लग रहा था गले से बाहर कूद पड़ेगा। बाहर से भले कुछ न बदला हो, लेकिन शिन, जो फाइट में थी, ने तुरंत चेंज महसूस किया और स्टैंस ले लिया। यही तो मैं चाहती थी, शिन ने बुदबुदाया। अब गैरी की बारी थी। उसने ठीक वैसे ही चार्ज करने का फैसला किया, जैसे स्टीवन के खिलाफ किया था। मैं हिट खा लूंगा। उस बड़े ब्लॉब वाले से हिट खाई थी और तब भी खड़ा रहा था। इसके सामने तो कुछ नहीं होगा। गैरी ने दांत भींचते हुए सोचा। सिन अपनी जगह स्टेडी रही, डिस्टेंस जज किया, और जैसे ही गैरी उसकी रेंज में आया, उसने फिर से शरीर घुमाया और एडी से सिर पर किक मारी। गैरी जानता था कि चार्जिंग हार्ट के बावजूद वो किक के बाद रिएक्ट करने के लिए अभी भी स्लो है। फिर भी उसे अपनी रिकवरी पर भरोसा था। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी स्लो पड़ गए। अगले ही पल एडी उसके कान के नीचे सिर पर जा लगी। भयानक दर्द उठा। उसका सिर एक तरफ छटक गया। कई स्टूडेंट्स ने तो देखने से भी मुंह फेर लिया। किक इतनी सॉलिड थी, लेकिन गैरी ने दांत भींचे, खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। बस मुझे उसे पकड़ना है। हाँ, वो पीछे क्यों हट रही है? शिन की इमेज उसकी आंखों के सामने घूमने लगी, जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। अगले ही पल गैरी एक तरफ गिर गया और सीधा बैठी हुई क्राउड की तरफ जा टकराया। वो स्टूडेंट से टकराता हुआ मैच से बाहर गिर गया। परफेक्ट स्ट्राइक थी, कान के पीछे। थॉम ने नोटिस किया। पूरा हेड स्पिन कर गया होगा, इसलिए गिर पड़ा। ऑल्टर्ड फाइट्स देखते देखते थॉम को फाइटिंग की काफी समझ आ चुकी थी। शिन खुद भी शॉक्ड थी। मुझे नहीं लगा था कि ये किक सीधे ले लेगा। मैंने सोचा था इसका कोई प्लान होगा। मैंने होल्ड बैक भी नहीं किया। फिर भी ये कैसे कर पाया? ये अब भी खड़ा क्यों है? उसने देखा। गैरी उठने की कोशिश कर रहा था, फिर गिर गया। तीसरी बार उठने पर वो आखिरकार अपने पैरों पर स्टेबल खड़ा था। इतनी तेज रिकवरी उसने पहले कब नहीं देखी थी। रीसेट, मिस्टर फैंग ने कहा, चेहरे पर बड़ी सी ग्रिन के साथ। टीचर होते हुए उन्हें ऐसा देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए। गैरी राउंड 2 के लिए तैयार था, लेकिन तभी सिस्टम का मैसेज आया। क्वेस्ट फेल्ड। यू आर नो लॉन्गर एबल टू कंप्लीट दिस क्वेस्ट वेयरवुल्फ बनने। और सिस्टम पाने के बाद ये गैरी की पहली हार थी और उसका पहला फेल्ड क्वेस्ट। दिन के क्लब एक्टिविटीज खत्म हो चुके थे और काफी समय बाद टॉम और गैरी को साथ में घर की तरफ चलने का मौका मिला था। पिछले कुछ दिनों से गैरी बस जल्दी जल्दी घर भाग जाता था, ये कहकर कि उसे कुछ जरूरी काम है। टॉम को पता था कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन हाल ही में उसे मालूम पड़ा कि वजह उसका पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब था। उस दिन ब्लेक भी किसी वजह से उसके साथ घर गया था। आज बस वो दोनों थे, और चूंकि वो एक ही एरिया में नहीं रहते थे, इसलिए साथ चलने का वक्त ज्यादा नहीं होने वाला था। टॉम चाहता था कि जो कुछ भी हुआ था उस पर थोड़े जोक्स मारे, कि कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड उस लड़की से हार गया जिसे वो पसंद करता था। लेकिन क्लब रूम से निकलने के बाद से गैरी ने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। ये खामोशी टॉम को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी।
वो अपने दोस्त को इस हाल में छोड़ नहीं सकता था। वो अब उस रफ एरिया के करीब पहुंच रहे थे जहां गैरी रहता था, और जल्द ही उनके रास्ते अलग होने वाले थे। अगर कुछ कहना था तो अभी। हे यार, इतना दिल पर मत ले। सुना है वो पूरे क्लब की सबसे स्ट्रांग थी। उससे हारना कोई शर्म की बात नहीं है। कौन जाने, अगर तुम और बेहतर और स्ट्रांग हो जाओ, अपने वेयरवुल्फ पावर्स को कंट्रोल करना सीख लो, तो अगली बार उसे हरा भी दो और वो डेट भी मिल जाए। टॉम ने जोश में कहा, मगर उसके दिमाग में बार बार गैरी के फाइट के बीच ट्रांसफॉर्म होने की तस्वीर आ रही थी, और उसने जल्दी से सिर झटक कर उस ख्याल को हटा दिया। सिर्फ हारना ही बात नहीं है, गैरी ने आखिरकार बुदबुदाकर कहा। फिर चुप हो गया। वो जानता था कि टॉम को यह समझाना नामुमकिन है। सिन से हारना, जो उसे हल्की थी और उसी उम्र की थी, इसका मतलब था कि अगर अंडरडॉग्स या कोई और गैंग उसके या उसके परिवार के रहने की जगह का पता लगा ले, तो वो उन्हें आसानी से हरा सकते थे। सिर्फ अंडरडॉग्स ही नहीं, बाकी गैंग्स में भी ऐसे लोग थे जो लड़ाई में बेहद माहिर थे। अलग अलग मार्शल आर्ट्स तो बस उनकी फाउंडेशन थी। और आखिर में अंडरडॉग्स के पास कर्क भी था, एक ऑल्टर्ड, जिसने ऑल्टर्ड रुकी चैंपियनशिप जीती थी। अगर उसे कभी गैरी के परिवार से निपटने भेजा गया, तो क्या वो अपनी मौजूदा हालत में कुछ सेकंड्स भी टिक पाएगा? आमतौर पर टॉम को अब तक दूसरी दिशा में मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही उसने सड़क की तरफ देखा, उसे एरिया में रेड कलर्ड गैंग के लोग घूमते दिखे। नजर मिलते ही टॉम ने तुरंत आंखें फेर ली। अब इस एरिया में रेड गैंग भी? टॉम ने गैरी से फुसफुसाकर कहा, मतलब अंडरडॉग्स का पूरा कंट्रोल नहीं है? ये तो तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए ना? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा कि और गैंग्स उस जगह घूम रहे हैं जहां मैं रहता हूं? गैरी ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, इतना अच्छा है कि अंडरडॉग्स को भी अपनी प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, और वो इस जगह को और ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन ब्लैक कलर्ड गैंग और रेड कलर्ड गैंग के बीच यहां लड़ाइयां काफी बढ़ गई हैं। शुक्र है कि मेन गैंग्स अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन इतना समझ लो कि स्कूल तक पैदल जाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये सब सोचते हुए गैरी को वो लड़की याद आ गई जिसे उसने देखा था। उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक कलर्ड गैंग ने इतनी खुली तरह से उसे किडनैप करने की कोशिश क्यों की थी। और उससे भी ज्यादा अजीब यह था कि वो किसी तरह खाई से जुड़ी हुई लगती थी, लेकिन खाई ने कभी उसका जिक्र नहीं किया था। ओह, सही याद आया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। टॉम ने फेस पाम किया, जैसे ही उसे गैंग से जुड़ी कुछ याद आई। उस दिन मैं रात काफी देर से दुकान गया था, और कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। ये सुनते ही गैरी की चिंता बढ़ गई। कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन टॉम को ध्यान से देखने पर उसने देखा कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, और उसे राहत मिली। ये बात टॉम से छुपी नहीं रही, और उसे अच्छा लगा कि गैरी अब भी उसकी फिक्र करता है। मैं ठीक हूं। असल में एक आदमी अचानक कहीं से आ गया, पूरा काले कपड़ों में, और उसने सबको अकेले ही पीट दिया। सच कहूं तो काफी बैरस था। है, शायद अगर तुम्हें उस जैसे किसी इंसान से ट्रेनिंग मिले, तो आज जो हुआ वो नहीं होता। टॉम मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो हॉर्नेट्स नेस्ट छेड़ चुका है, और उसने मुंह ढक लिया। हाँ, बुरा आइडिया नहीं है, गैरी ने बुदबुदाया। तो तुम्हें क्या लगता है, वो कौन था? कोई गैंगस्टर बॉस जो यूं ही टहल रहा था? नहीं, वैसा नहीं लगा। टॉम ने आसपास घूमते गैंग मेंबर्स की तरफ देखा। जिस आदमी से वो मिला था, वो बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचूं तो वो शायद एक ऑल्टर्ड था। इससे उसकी बड़ी कदकाठी समझ में आती है, और आमतौर पर ऑल्टर्ड बिना ट्रांसफॉर्म किए भी सुपर ह्यूमन बॉडीज रखते हैं। या फिर हो सकता है वो एक ऑल्टर्ड हंटर हो। ऑल्टर्ड हंटर, हाँ? गैरी ने कहा, लगता है ऑल्टर्ड के लिए भी चिंता करने की चीजें हैं। आखिरकार टॉम ज्यादा दूर तक दूसरे साइड में नहीं जा सकता था। उसे घर जाना था, और उसने ये बात गैरी को बता दी। ये देखकर कि टॉम कितनी दूर तक उसके साथ आ गया था, गैरी ने फैसला किया कि वो उसे सेफ एरिया तक छोड़कर आएगा, क्योंकि हर बार ऐसा मिस्टीरियस स्ट्रेंजर मदद के लिए नहीं मिलने वाला था। काफी देर हो चुकी थी, लगभग 6 पीएम, जब सूरज ढलने लगता है और सड़कों पर ज्यादा ट्रबल्ड लोग निकलने लगते हैं। टॉम को इस बात की चिंता थी, लेकिन गैरी ने उसे याद दिलाया कि वो अब कोई रेगुलर इंसान नहीं रहा, और भरोसा दिलाया कि वो सीधे घर जाएगा। लेकिन हुड ऊपर खींचते हुए गैरी ने अपना फोन निकाला और अपनी माँ और बहन को मैसेज भेजा। I'm at Tom's and will be coming home late tonight.
गैरी का घर जाने का कोई इरादा नहीं था। वो आज थोड़ा ख्यास मचाने के लिए तैयार था। जब शिन कराटे क्लब से बाहर निकली तो बाकी मेंबर्स ने उसे तारीफों से घेर लिया। वजह थी गैरी को बुरी तरह ह्यूमिलिएट करना। लेकिन शिन के लिए यह फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका अपोनेंट बेहोश नहीं हुआ था और साफ तौर पर दोबारा लड़ने की हालत में था। फिर भी पहला ब्लो लगते ही वो अचानक चला गया। घर जाने से पहले मिस्टर फैंग ने उसे रोक लिया। शिन, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में विंटर टूर्नामेंट ज्वाइन नहीं करना चाहती? अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो ये नोटिस होने का बहुत बढ़िया मौका है। तुम्हारे टैलेंट के साथ और आज की दुनिया में तुम्हें आसानी से पहचान मिल सकती है। और प्लीज मिस्टर फैंग, शिन ने बीच में ही कहा, मुझे पता है आप अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन मैं सच में नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे परिवार में टैलेंट वाला इंसान मैं नहीं हूं। बात वहीं खत्म हो गई और शिन तेजी से क्लब से निकल गई। वहीं मिस्टर फैंग सोच में पड़ गया। एक सुनहरा मौका उसकी आंखों के सामने से निकल रहा था। वो साफ महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने कभी किसी स्टूडेंट को इतनी तकलीफ भरी एक्सप्रेशन के साथ ऐसा ऑफर ठुकराते नहीं देखा था। क्लब से बाहर निकलते वक्त शिन ने कुछ लड़कियों को अपनी तरफ देखते हुए पाया। वो जल्दी से नजरें फेर कर आपस में फुसफुसाने लगी, लेकिन बीच बीच में फिर उसे देख लेती। डैम इट, कहीं मैंने सच में किसी गलत लड़की से पंगा तो नहीं ले लिया जैसे डैड को डर था? लेकिन वो तो एक्सीडेंट था। शायद कल मुझे उससे जाकर सॉरी बोलना चाहिए। क्रैप, मैं इन चीजों में बिल्कुल अच्छी नहीं हूं, शिन ने सोचा। स्कूल गेट से बाहर निकलते ही उसने मोड़ लिया और वहां एक ब्लैक कलर्ड कार उसका इंतजार कर रही थी। शिन के डोर खोलने से पहले ही ड्राइवर बाहर आया और दरवाजा खोल दिया। मिस, ड्राइवर ने कहा। टिंटेड ब्लैक विंडोज वाली कार में बैठते ही शिन घर की तरफ रवाना हो गई। यह सब इसलिए था क्योंकि शिन कोई आम लड़की नहीं थी। वो मेयर की बेटी थी, एक टियर 3 सिटी के मेयर की। आमतौर पर इतना इंपॉर्टेंट इंसान अपने परिवार को हायर टियर सिटी में पढ़ने भेजता है। वजह साफ थी, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेयर का किसी बड़े गैंग से कनेक्शन होना लगभग तय होता है और इससे उसका परिवार इजी टारगेट बन जाता है। इसी वजह से शिन कई लेयर्स में प्रोटेक्टेड थी। लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। कहीं भी आजादी से न जा पाना, हर किसी से बात करते वक्त सावधान रहना और हर समय गार्ड में रहना। ऐसे माहौल में दोस्त बनाना भी मुश्किल था। हालांकि इस साल उसने अपने फादर से एक डील कर ली थी। बस मुझे ये साल निकालना है और प्रूव करना है कि सब ठीक रहेगा। कल टिफनी से सॉरी बोल दूंगी और सब संभाल लूंगी। लेकिन वो गैरी लड़का, क्या मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए? उसने सोचा। उसके चेहरे का भाव याद करके उसे अजीब भी लगा। जो लड़ाई में इनएक्सपीरियंस था, वो अचानक ट्रेन्ड फाइटर्स को चैलेंज कैसे कर रहा था? उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे, जो अच्छे शरीर और ताकत का फायदा उठाकर उन लोगों पर हावी हो जाते हैं जिन्होंने सालों ट्रेनिंग की हो। खैर, उसके फ्रेंड ने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, तो शायद वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। कुछ देर बाद कारटाउन के एक ज्यादा प्राइवेट एरिया में पहुंच गई। गाड़ी वुडलैंड से गुजरते हुए एक बड़े ब्लैक गेट के सामने रुकी। बाहर सूट पहने गार्ड्स खड़े थे, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ दिखता था कि वो आम गार्ड्स नहीं थे। उनकी गर्दनों तक टैटूज थे और कुछ के कानों में पियर्सिंग्स भी थी। ये गैंगस्टर्स थे जिन्हें मेयर की प्रोटेक्शन के लिए लोन पर रखा गया था। कई मायनों में ये बॉडीगार्ड से भी बड़ा डिटरेंट है। घर नजर आ गया, एक बड़ा सा 6 बेडरूम हाउस, हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम। टियर 3 सिटी में ये किसी लग्जरी से कम नहीं था। आमतौर पर किसी छोटे शहर का मेयर भी ऐसे घर में नहीं रह पाता, जब तक कि पोजीशन पाने के रास्ते में इधर उधर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस न किए गए हों। लेकिन शिन जानती थी, उसका डैड बुरा इंसान नहीं था। दुनिया ऐसे ही चलती है, शिन ने मन ही मन दोहराया। आज की दुनिया में आगे बढ़ने का यही तरीका था। फिर भी क्योंकि वो यहां ज्यादा समय से नहीं थी, इस जगह को घर कहना मुश्किल लगता था, जब तक कि उसने अंदर कदम नहीं रखा और एक जानी पहचानी आवाज नहीं सुनी। अरे, ट्रबल मेकर वापस आ गई? किचन से आवाज आई। शिन दौड़ते हुए अंदर गई। वहां उसकी मां थी और वो आवाज उसके भाई की थी। जेडन, तुम यहां हो? तुमने तो कहा था इस टाइम शूटिंग में बिजी रहोगे। सिन ने पूछा। जेडन सिन की तरह ही एक प्रिटी बॉय था, क्लियर स्किन, चिजल्ड, लेकिन हल्का सा फेमिनिन लुक। उसकी आंखें इतनी नेचुरली डार्क थीं कि आईलाइनर लगा हुआ लगता था, जबकि असल में वो उसकी घनी आईलैशेस थीं।
उसका बॉडी भी वैसा था जैसा बॉडी बिल्डर सपना देखते हैं, ज्यादातर उसकी जॉब की वजह से। एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई तो सोचा जल्दी घर लौट आऊं। तो जेडन ने जवाब दिया। सिन की आंखों में चमक देखकर उसने गहरी सांस ली। कभी कभी लगता है तुम मुझे नहीं, मेरी फाइटिंग कंपनी को देखकर खुश होती हो। ठीक है, ये निपटा लूं, फिर एक राउंड हो जाए, जेडन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। दोनों बाहर गए। घर के बड़े से कंपाउंड में एक एनेक्स बना था जिसके अंदर जिम इक्विपमेंट लगा हुआ था, पंचिंग बैग्स, डॉल्स और तरह तरह का मार्शल आर्ट्स गियर। वाओ, ये जगह तो लगभग उतनी ही अच्छी है जितने जिम में मैं ट्रेन करता हूं, जेडन ने कहा। वो सिन की तरफ देखने ही वाला था कि उसे दिखा। वो पहले से प्रोटेक्टिव गियर पहन रही थी। सिर हिलाते हुए उसने मान लिया कि वो फाइटिंग ऑब्सेस्ड मैनियाक से फिर हार चुका है। दोनों पोजीशन में आ गए। सिन ने चार्ज किया, उछलकर हवा में घूमी और हेड की तरफ किक मारी। ने पीछे झुककर उसे बेयरली अवॉइड किया। ये मिस हुई, बिल्कुल गैरी वाली फाइट की तरह। लेकिन ये अलग है, शिन ने सोचा। वो सही थी। जेडन ने जानबूझकर अवॉइड किया था, एनर्जी बचाने के लिए। अगर वो चाहता तो उसी मोमेंट काउंटर भी कर सकता था। किक्स और पंचेस चलते रहे। जेडन सब अवॉइड करता रहा और कभी कभी हल्की किकबैक मार देता, बस ये दिखाने के लिए कि वो कभी भी उसे चोट पहुंचा सकता था। आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में शिन ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ट्राई किया। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार किया, फिर घूमी, हील को ठीक कान के पीछे एम करते हुए। उसे हिट कनेक्ट होने का एहसास हुआ, लेकिन जेडन खड़ा रहा, उसका आर्म उस जगह को कवर किए हुए। फिर उसने आगे बढ़कर उसका बैलेंस बिगाड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। पंच मारते हुए वो उसकी नाक से बस 1 इंच पहले रुक गया। और ये डेफिनेटली एक डिफीट है, जेडन मुस्कुराया। तुम सच में बहुत इंप्रूव हुई हो और ये किक्स डील करना मुश्किल है, बिलीव मी। उसने अपना आर्म मलते हुए कहा। उसे उठाने में मदद करते हुए जेडन समझ गया, शिन खुश नहीं थी। आमतौर पर उसकी तारीफें उसे अच्छा महसूस कराती थीं, लेकिन आज नहीं। क्या हुआ? जेडन ने पूछा। क्या मेरी किक सच में इतनी स्ट्रांग है? तुम बस मुझे अच्छा फील कराने के लिए तो नहीं कह रहे? शिन ने पूछा। बस इसी बात से अपसेट हो? पहली बात, मैं 25 साल का हूं और तुम्हारा बॉडी अभी ग्रो कर रहा है। दूसरी बात, तुम्हारा भाई देश के टॉप 50 फाइटर्स में से एक है और ऊपर से मैं एक ऑल्टर्ड हूं। मेरे पास अनफेयर एडवांटेज है। अगर तुमने किसी भी अपनी उम्र के लड़के या लड़की को ऐसी किक मारी होती तो वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। अपने भाई की बात सुनकर शिन को यकीन करना मुश्किल लगा, क्योंकि वही किक किसी ने झेली थी और फिर भी उठ खड़ा हुआ था। शायद वो लड़का सच में ध्यान देने लायक है, शिन ने बुदबुदाया। अचानक कमरे के कोने से गर्मी महसूस हुई। जेडन की आंखों में आग जल रही थी। ये लड़के वाली बात क्या है? कहीं उसने तुम्हें टच तो नहीं किया? तुम मुझे बता सकती हो, राइट? तुम्हें रूल पता है। अगर कोई तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता है तो उसे कम से कम मुझे हरा पाना चाहिए। शिन को रूल पता था, और यह भी कि वो लगभग इम्पॉसिबल था। देश में बहुत कम लोग थे जो उसके भाई को हरा सकते थे। इसी वजह से उसने अपने लिए रूल थोड़ा बदल लिया था। कम से कम वो उससे तो स्ट्रॉन्गर हो। शायद तब उसका भाई भी उसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन क्या ऐसा कोई इंसान मिलेगा या नहीं, ये एक बिल्कुल अलग कहानी थी। फोन पर यही मैसेज लिखा था। ओह, लगता है वो थोड़ा इम्पेशेंट होता जा रहा है। पता नहीं उसके साथ कुछ हुआ है क्या? खाई ने फोन पर मैसेज पढ़ते हुए सोचा। स्क्रीन के सबसे ऊपर नाम लिखा था, ग्रीन फैंग। देयर इज नो नीड फॉर यू टू आस्क मी। आई विल नोटिफाई यू व्हेन आई नीड यू। खाई ने रिप्लाई भेजा और फोन जेब में डाल लिया। फिर वो एक खास कार पार्क की तरफ बढ़ने लगा। वो कार पार्क काफी बड़ा था, पूरे 6 स्टोरीज का, लेकिन पूरी तरह खाली। रात हो चुकी थी, मगर बहुत देर नहीं हुई थी। फिर भी वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। असल वजह यह थी कि आज भी वैसा ही दिन था जैसा पहले हुआ करता था, फाइट नाइट। इलाके की अलग अलग गैंग्स ने पक्का इंतजाम कर रखा था कि जिन लोगों को पता नहीं होना चाहिए वो यहां गलती से भी न भटकें। एक बार फिर बता, तूने उस ग्रीन फैंग गाय को इनवाइट क्यों नहीं किया? कहीं तुझे डर तो नहीं कि वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? इन्होंने ने पूछा। उसने खाई के फोन पर गैरी का मैसेज छलकते हुए देख लिया था। उनकी अभी तक नाम न रखी गई गैंग का नया मेंबर अपने नए यूनिफॉर्म में था। काला ओवरकोट जिस पर गोल्डन ट्रिम थी और मैचिंग ट्राउजर्स सरप्राइजिंगली उस पर काफी अच्छे लग रहे थे। क्योंकि इतनी छोटी सी ओकेजन पर अपने लीडर को बुलाना कुछ ज्यादा ही हो जाता, खाई ने स्mirk के साथ जवाब दिया, पीछे मुड़े बिना। हमारा लीडर?
वो ग्रीन हेयर वाला लड़का जो ढंग से फाइट भी नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता था तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना शार्प है। सीरियसली, असली वजह बता। इनू ने जोर दिया। लेकिन खाई ने और कुछ नहीं कहा और बस कार पार्क की तरफ चलता रहा। आगे दो गार्ड्स खड़े थे जो वहां पूरी तरह फिट नहीं बैठते लग रहे थे, मगर किसी भी नोजी इंसान को रोकने के लिए परफेक्ट थे। एक पल के लिए ये सोचते हुए कि शायद खाई मजाक नहीं कर रहा, इनू रुक गया। मैं, या मारी, जैसा वो कहलाना पसंद नहीं करती थी, लगभग उससे टकराने ही वाली थी। लेकिन आखिरी पल में वो ग्रेसफुली साइड स्टेप कर गई। वो सच में मजाक नहीं कर रहा। मुझे जानना ही होगा कि मैंने खुद को किस झंझट में डाल लिया है, इनू ने लड़की से कहा। उसने बस सिर हिलाया और खाई के पीछे चल दी। दोनों गार्ड्स दिखने में लेट 20s या अर्ली 30s के लग रहे थे। उन्होंने खाई और उसके साथियों को सरसरी नजर से देखा, लेकिन कुछ बोले बिना ही उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर से लोगों की चीयरिंग की आवाजें आ रही थी। कोई फाइट पहले से चल रही थी। इनू जानता था कि अंदर जाते ही सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने आखिरी बार कोशिश की। ठीक है, मान लेते हैं कि वो किड हमारा लीडर है, तो फिर उसे साथ लाने की और भी बड़ी वजह नहीं बनती। उसे नीचा दिखाने की बात नहीं है, लेकिन साफ है कि उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। थोड़ी फाइटिंग प्रैक्टिस उसके लिए अच्छी ही होती। जिस हालत में वो अभी है, एक गैंग का लीडर उसका सबसे अहम इंसान होता है। एक तरह से वही पूरे गैंग की प्रेस्टीज का सिंबल होता है। यही वजह थी कि ज्यादातर केसेस में सबसे ताकतवर मेंबर ही लीडर बनता था। नो लीथल वेपन्स एक्ट के बाद इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की अहमियत और बढ़ गई थी। जब दो साइड्स में डिसएग्रीमेंट होता और किसी को कन्विंस करना पड़ता, तो सबसे सीधा तरीका वही पुराना तरीका था, आमने सामने की लड़ाई। हालांकि एस्टैब्लिश्ड गैंग्स में हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार टॉप पर कोई वाइज लीडर होता था जो सिर्फ मसल हेड नहीं होता। ऐसे केसेस में उसका राइट हैंड मैन या उसके नीचे के वो लोग जिनकी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ सबको लाइन में रखती थी। आमतौर पर ऐसे लीडर्स में कुछ स्पेशल होता था, एक अलग तरह की कैरिज्मा, जिसकी वजह से लोग खुद ब खुद उनके नीचे काम करने लगते थे। इन्नू ने ज्वाइन किया था ये सोचकर कि खाई वैसा ही लीडर होगा। यही वजह थी कि उसे झटका लगा जब उसे पता चला कि गैरी असल में लीडर बनने वाला था। वो न तो ताकतवर कैटेगरी में फिट बैठता था, न ही कैरिज्मेटिक वाली में। अगर वही गैंग का फेस बना तो ट्रबल तय था। इन्नू को साफ दिख रहा था कि दूसरी गैंग्स उन्हें आसानी से टारगेट बनाएंगी। ठीक है, चूंकि तू अपने नए गैंग की फिक्र में ये सवाल पूछ रहा है, तो मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखूंगा, काई ने चलते हुए कहा। मेरे हिसाब से एक ग्रेट लीडर और एक गुड लीडर में फर्क होता है। ग्रेट लीडर के अंदर टेरिटरी बढ़ाने की भूख होती है। सिंपल शब्दों में एम्बिशन और हंगर। अभी मैं उस हंगर को टेस्ट कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितनी दूर तक जाने को तैयार है। अगर मैं सही हूं, तो ये बस टाइम की बात है कि गैरी अपने आप एक्शन लेना शुरू करे। और जैसे ही वो करेगा, मुझे उसकी एम्बिशन साफ दिख जाएगी। इसी वक्त तीनों ने देखा कि कई कार्स को इस तरह पार्क किया गया था कि बीच में एक अरीना बन जाए। चारों तरफ खड़े लोग चिल्ला रहे थे, फाइट चल रही थी। इनू की नजर सबसे पहले ईटन हाई के कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ी। उसकी मुट्ठियां कस गई, पिछली घटनाओं की इमेजेस दिमाग में घूम गई। उसने कहा था कि यही हमारी नेक्स्ट अपोनेंट्स होंगे। लगता है आज हम इन्हें स्काउट करने आए हैं, इन्होंने सोचा। डोंट वरी, माई बोली। इतनी सारी प्रॉस्पेक्ट गैंग्स, सब डिविजन्स और कलर्ड गैंग्स के बीच कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि फाइट शुरू कर दे। तो तेरा बॉडी शेक करना बंद कर सकता है। मैं डरा नहीं हूं, मैं गुस्से में हूं, इनू ने दांत पीसते हुए कहा। मैं उनमें से किसी एक को भी अकेले में हरा सकता हूं। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि सब मिलकर टूट पड़े थे। लड़की मुस्कुराई, हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और फाइट देखने के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगी। वहीं खाई किसी और चीज पर ध्यान दे रहा था। अरीना से थोड़ा पीछे एक कार के ऊपर एक बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा था, जिस पर आज के फाइटर्स के नाम और बेटिंग ऑड्स दिख रहे थे। अजीब है, मुझे पूरा यकीन था कि आज बिली बस्टर की फाइट होनी थी, खाई ने सोचा। उसके रिकॉर्ड को देखते हुए गैंग्स उसे स्काउट करने की कोशिश तो जरूर कर चुकी होंगी। अगर उस दिन वो हारा न होता, तो अब तक उसे कोई सीरियस ऑफर मिल चुका होता। क्या उसकी प्राइड इतनी हर्ट हो गई कि वो चाहता है लोग भूल जाएं? या फिर गैरी ने उसे मेरी सोच से ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया? उसी पल बिली ने अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के फ्रिज का दरवाजा खोला। मुझे बहुत भूख लगी है, बिली ने सोचा।
उसकी नजर फ्रिज के नीचे रखे कच्चे लैंप पर टिक गई, जो अभी तक पकाया भी नहीं गया था। एक पल की भी हेजिटेशन के बिना उसने उसे उठाया और मुंह से ही नोच नोच कर खाने लगा। जब वो खा चुका, तो उसने सेटिस्फैक्शन भरी डकार ली और गर्दन खुजलाने लगा। वहीं उसकी गर्दन पर बाइट का एक निशान साफ दिख रहा था। स्लफ शहर में, जिस इलाके में गैरी रहता था, वहां एक अनरिटन रूल था। जैसे ही सूरज डलता, अंडरवर्ल्ड जाग जाता। कलर्ड गैंग्स और दूसरे शेडी लोग सड़कों पर निकल आते। अगर गैरी ने अपनी माँ से यह ना कहा होता कि वो टॉम के घर रुक रहा है, जो एक ज्यादा एफ्लुएंट एरिया में रहता था, तो उसकी माँ अब तक टेंशन में पागल हो चुकी होती। वो पहले भी कई बार झूठ बोल चुका था कि उसके पेरेंट्स उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने आए थे। अंडरडॉग्स का एक फॉर्मर ट्रांसपोर्टर होने की वजह से गैरी को सिर्फ अपने गैंग के टेरिटोरीज ही नहीं, बल्कि ये भी पता होना जरूरी था कि कौन सा इलाका किस कलर्ड गैंग का है और कहाँ सबसे ज्यादा फाइट्स होती हैं। पूरे शहर को कुछ गिने चुने की एरियाज को छोड़कर छोटे छोटे सब एरियाज में बांट दिया गया था और हर गैंग ने अपने हिस्से पर दावा ठोक रखा था। ये सच्चाई गैरी के मुंह में एक कड़वा आफ्टर टेस्ट छोड़ जाती थी। सबसे सेफ रूट याद रखना बेहद जरूरी था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कभी भी सबसे डायरेक्ट रास्ता नहीं होता था। गैरी को अक्सर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग टेरिटोरीज से होकर जाना पड़ता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने काम में काफी अच्छा था। यही वजह थी कि उस दिन से पहले उसने कभी एक भी डिलीवरी फेल नहीं की थी। कम से कम मुझे इस सब से ये अजीब सा सिस्टम तो मिला, गैरी ने सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। उसने हुड ऊपर कर रखी थी, जिससे उसके ग्रीन हेयर छिप जाएं। वैसे भी आजकल सड़कों पर घूम रहे पंक्स के बीच वो खास नजर नहीं आता था। आखिर उसने जानबूझकर वही हेयर कलर चुना था। फिर भी जो वो करने जा रहा था, उसके लिए जरूरी था कि कोई उसे पहचान न सके। अपने बचे खुचे पैसों से उसने कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सस्ते काले रंग के रैग्स खरीदे। दुकान से निकलकर उसने एक खाली एली ढूंढी, कपड़ों को फाड़ा और उन्हें अपने हाथों और पैरों पर कसकर बांध लिया, पूरी तरह ढकते हुए। सब हो जाने के बाद गैरी शहर के एक खास हिस्से की तरफ बढ़ गया। उसे ज्यादा देर नहीं लगी। दीवार पर बना ग्राफिटी, जो इस इलाके को ब्लैक कलर्ड गैंग का टेरिटरी बताता था, हाल ही में रेड पेंट से टैग कर दिया गया था। यह सीधा सीधा ओनरशिप क्लेम करने जैसा था। गैरी ने आंखें बंद की और अपने कानों पर ध्यान लगाया। वेयरवुल्फ सिस्टम के साथ जागने के बाद से उसकी सारी सेंसेस शार्पन हो चुकी थी। ध्यान से सुनने पर उसे कुछ लोगों की आपसी बातें सुनाई दी। वो साफ शब्द नहीं समझ पा रहा था, लेकिन स्प्रे कैन की आवाज जरूर पहचान ली। आंखें खोलकर वो उसी दिशा में बढ़ा। लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। लेकिन रेड कलर्ड गैंग का इतनी बेधड़क तरीके से ब्लैक कलर्ड गैंग के टेरिटरी में घुस आना, उन्हें तो पता होना चाहिए कि ब्लैक कलर्ड गैंग अंडरडॉग्स के लिए काम करती है। तो फिर ये बहादुरी है, बेवकूफी, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा है जो डेमियन और उसके गूंज से टकराने को तैयार है? गैरी बाहर निकला। हे, ये तुम्हारा टेरिटरी नहीं है। सच में लगता है कि तुम लोग यहां ये सब कर सकते हो? गैरी ने कहा। हर शब्द के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसा उसने सुना था, वहां 3 लोग थे, सभी रेड कलर्स में। एक दीवार पर ग्राफिटी करते हुए स्प्रे कैन पकड़े था। बाकी दोनों के पास क्या वेपन्स हैं, इसका गैरी को कोई अंदाजा नहीं था। तीनों यंग एडल्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। जो गैरी के सबसे पास था और सबसे बड़ा भी, शायद लुकआउट, वो आगे बढ़ा। लेट्स गेट हिम। उस आदमी ने गैरी पर पंच मारा। पूरा भरोसा था कि हाइट डिफरेंस उसके काम आएगा, लेकिन गैरी पहले पंच से झुककर बच गया। अच्छा हुआ, एली में घुसते ही मैंने चार्जिंग हार्ट एक्टिवेट कर लिया था। क्या ये गैंग मेंबर्स हमेशा से इतने अग्रेसिव थे? मुझे लगा था मुझे इन्हें और प्रोवोक करना पड़ेगा। गैरी ने ओपनिंग देखी और तुरंत टो के बल पेट पर किक मार दी। वो आदमी झुक गया। गैरी जानता था कि अगर वो फिर से अटैक करता तो पहले मेंबर को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उसने पलटकर भागने का फैसला किया। मैं इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता और इन्हें मेरा चेहरा साफ नहीं दिखना चाहिए। 3 हैं वो और अकेला मैं। वो डिस्टेंस बढ़ाता रहा, लेकिन इतना भी नहीं कि गैंग मेंबर्स पीछा छोड़ दें। भागते भागते रेड कलर्ड गैंग के लोग उसके पीछे लग गए। 3, फिर 6, फिर 9। पहले तीनों ने कोई खास शोर नहीं दबाया था, जिससे दूसरे लोगों का ध्यान गया और वो भी चेस में शामिल हो गए। उनकी बढ़ती हुई संख्या देखकर गैरी को तसल्ली हुई कि उसने फाइट न करने का सही फैसला लिया।
अगर वो पहले 3 में ही उलझ जाता तो बाकी भी जुड़ जाते और वो पूरी तरह आउट नंबर हो जाता। आज सुबह अरीना में फाइट जीतने के बाद गैरी ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। उस वक्त वो तीनों से लड़ने का फैसला कर लेता। आखिर एक बार वो 5 कलर्ड गैंग मेंबर्स को भी हरा चुका था। लेकिन सिन से हारने के बाद वो हम्बल हो चुका था। उसकी क्रश ने उसे याद दिलाया था कि किसी को सिर्फ उसके आउटर अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। वो तेज नहीं है, लेकिन स्लो भी नहीं पड़ रहा। एक रेड गैंग मेंबर हाँफते हुए बोला। गैरी इसे नकार नहीं सकता था। सिस्टम ने उसे डेक्सटेरिटी में सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए थे, जो उसकी स्पीड से जुड़ा हुआ था। चार्जिंग हार्ट के बाद भी उसकी रनिंग एवरेज इंसान से बहुत तेज नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि स्टैमिना में वो काफी स्ट्रांग था, जो उसके एनर्जी बार से जुड़ा हुआ था। आखिरकार गैरी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, एक पार्क जहां एक ओपन प्लेटफॉर्म था। अपने सेंसिटिव ईयर से उसने वही आवाज सुनी जिसकी उसे उम्मीद थी। हेल्प! रेड कलर गैंग हमसे लड़ने आ गई है, गैरी जोर से चिल्लाया। तभी दर्जन भर रेड कलर्ड गैंग मेंबर्स को एहसास हुआ कि वो गैरी का पीछा करते करते एक बिल्कुल अलग इलाके में आ गए हैं। ऐसा इलाका जो ब्लैक कलर्ड गैंग के सख्त कंट्रोल में था। पार्क में मौजूद ब्लैक कलर्ड गैंग के लोग तुरंत बाहर आए और ट्रेसपैसर्स को घेर लिया। New quest received, my enemy's enemy. Using your knowledge, you have caused quite the stir. You have instigated a turf war. Choose a side and make sure they win. Quest reward 50 XP per defeated person. दोनों तरफ लगभग 10 लोग थे, जिससे फाइट ऑलमोस्ट इक्वल थी। रेड मेंबर्स ने समझ लिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और लड़ने का फैसला किया। बाइक चेन्स, पॉकेट नाइव्स, बेसबॉल बैट्स बाहर आ गए। कुछ ने सिर्फ फिस्ट्स का इस्तेमाल किया। वही लोग थे जिन्हें फाइटिंग का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस था। गैरी सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बना रहा, उसे भी ज्वाइन करना पड़ा। एक तो कवर उड़ने का डर था और दूसरा क्वेस्ट रिवॉर्ड। फिर भी वो काफी स्नीकी था। वो सही मौके का इंतजार करता और वीकेंड एनिमी को नॉकआउट करता। अगर ये कोई गेम होता तो गैंग मेंबर्स जरूर कंप्लेन करते कि वो किल स्टीलिंग कर रहा है। लेकिन यहां ब्लैक कलर्ड गैंग के लोग उसे बस अपना एक और मेंबर मान रहे थे। इस ख्यास में किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि आखिरी पंच किसने मारा, लेकिन गैरी के लिए यह बेहद जरूरी था। काउंटर तभी बढ़ता था जब वही किसी को नॉकआउट करता। फाइट कुछ ही मिनट्स में खत्म हो गई। आखिर में ब्लैक कलर्ड गैंग जीत गई। हाँफते हुए उनमें से 3 अभी भी खड़े थे, 4 अगर गैरी को शामिल किया जाए। बाकी सब अनकॉन्शियस पड़े थे। सरप्राइजिंगली पॉकेट नाइव्स होने के बावजूद किसी को सीरियस चोट नहीं लगी थी, बस कुछ स्क्रैचेस। Quest reward 450 exp. Congratulations, you have now reached level 4. A stat point has been granted 50 out of 460 exp. ये देखकर गैरी खुश हुआ। अब उसके पास allocate करने के लिए 2 stat points थे, क्योंकि पिछला पॉइंट उसने अभी तक यूज नहीं किया था। वजह ये नहीं थी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसने समझ लिया था कि पहले बॉडी को नेचुरली इंप्रूव होने देना ज्यादा समझदारी है, जब तक वो किसी लिमिट तक न पहुंच जाए। हे, तुम काफी स्किल्ड लग रहे हो, किस ग्रुप से हो? ब्लैक कलर्ड गैंग का एक मेंबर पीछे से गैरी के पास आया। गैरी ने अब भी चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते गैरी को सिर्फ टेरिटोरीज की जानकारी चाहिए थी। गैंग्स की इंटरनल डिटेल्स उसे नहीं पता थी। वो सोच ही रहा था कि कैसे सिचुएशन से निकले, तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। Optional quest received is also my enemy? The truth is, you belong to neither of these gangs, and now you can come out on top. Defeat the remaining gang members. Quest reward 50 XP per defeated person. This system, हालांकि इस नए क्वेस्ट में वही रिवॉर्ड्स और वही टाइप का काम था, लेकिन इस बार गैरी को अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट महसूस हो रहा था। डिस्क्रिप्शन साफ कह रही थी कि वो ब्लैक कलर गैंग का मेंबर नहीं है, लेकिन सच ये भी था कि इन्हीं लोगों ने अभी अभी उसकी मदद की थी। कुछ ही पल पहले वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ चुका था। गैरी भले ही झूठ बोलकर इस सिचुएशन से न निकल पाए, लेकिन भाग जाना तो उसके पास हमेशा एक ऑप्शन था। मैं इन्हें बैकस्टैब नहीं कर सकता, गैरी ने सोचा। जैसे ही वो पार्क से निकलने ही वाला था, अचानक किसी की चीख सुनाई दी। वो पलटकर देखने लगा। आवाज ज्यादा दूर से नहीं आई थी। तुझे अपनी साइड में ही रहना चाहिए था, बैस्टर्ड। ब्लैक कलर गैंग का एक मेंबर खुशी खुशी चिल्लाया जब उसने बेसबॉल बैट जोर से एक रेड कलर गैंग मेंबर की पीठ पर दे मारा। वो आदमी कुछ भी करने की हालत में नहीं था। अगर ये ऐसे ही मारता रहा, ये इसे मार भी सकता है।
गैरी ने मुट्ठियां भींच ली। उसी पल उसे याद आया कि इसी कलर गैंग के 5 मेंबर्स ने उसके घर से ज्यादा दूर नहीं एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी। अंडरडॉग्स के लिए काम करते समय गैरी ने देखा था कि हर मेंबर स्कमबैग नहीं होता। कुछ के अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बची होती है, जैसे कर्क। लेकिन ये लोग, ये रफियंस उस कैटेगरी में नहीं आते थे। ये लोगों को लूटते थे, स्ट्रीट्स को अनसेफ बनाते थे और दूसरों को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। अजीब बात यह थी कि ऊपर बैठे बिग गैंग्स इनके मुकाबले ज्यादा रिस्पेक्टेबल लगते थे, क्योंकि वो कम से कम सिविलियंस को इन्वॉल्व न करने की कोशिश करते थे। कलर गैंग्स के साथ ऐसा नहीं था। हे, सुना नहीं क्या? मैंने पूछा था, तुम किस ग्रुप से हो? ब्लैक कलर गैंग मेंबर ने फिर पूछा। लेकिन गैरी का ध्यान अब भी उस आदमी पर था जो बेसबॉल बैट से हेल्पलेस विक्टिम पर मजे ले रहा था। ऊपर से तीसरे मेंबर ने जमीन पर गिरे पॉकेट नाइफ को उठाया और उसे रेड कलर गैंग मेंबर के चेहरे के बहुत पास ले आया। थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं कि रॉन्ग टेरिटोरी में घुसने का क्या अंजाम होता है। ये देखकर गैरी और बर्दाश्त नहीं कर पाया। स्क्रू दिस, सिस्टम सही कह रहा है, गैरी बुदबुदाया। सामने वाला उसकी बात सुन तो रहा था, लेकिन मतलब नहीं समझा। मैं किसी भी गैंग का नहीं हूं। ब्लैक कलर गैंग मेंबर को उसका मतलब समझने में एक पल लगा, लेकिन तब तक गैरी की फिस्ट उसके चिन की तरफ बढ़ चुकी थी। चार्जिंग हार्ट स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी। मिड स्विंग उसकी स्पीड और बढ़ गई और पंच लगते ही सामने वाला उड़कर जमीन पर जा गिरा। गैरी ने जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाई और अगले पर टूट पड़ा। अपने साथी को एक ही हिट में गिरते देखकर दूसरा मेंबर पैनिक में पॉकेट नाइफ गिरा बैठा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने नीचे देखा, गैरी ने मौका देखा और पूरे जोर से उसके चेहरे पर किक मारी। वो भी अपने दोस्त के पास ड्रीमलैंड में पहुंच गया। दुर्भाग्य से आखिरी ब्लैक कलर गैंग मेंबर थोड़ा तेज निकला। गैरी उसके तरफ मुड़ पाता, उससे पहले ही उसके साथ उल्टा हो गया। फेस किक के कुछ ही पल बाद उसकी पीठ पर बेसबॉल बैट का जोरदार वार पड़ा। डैम इट, ये सारे गूंस मेरी रिब्स पर ही क्यों एम करते हैं? -10 HP. Congratulations! After repeatedly taking a beating, your body has grown stronger. Don't get used to this though, otherwise people might think you're a M. Endurance +1. Seriously. अभी congratulate करने का time है? और ये M क्या होता है? गैरी ने सोचा। बेसबॉल बैट लगातार उस पर पड़ रहा था। वो बॉल की तरह सिकुड़ गया, सिर बचाने के लिए हाथ ऊपर रख लिए। एक ही अच्छी बात थी, अगले हिट सिर्फ 5 HP ही ले रहे थे। उसे नहीं पता था कि ये सामने वाले की थकान की वजह से है या उसके बढ़े हुए एंड्योरेंस की वजह से। दांत भींचकर गैरी ने पेन को इग्नोर किया और एड्रेनलिन को काम करने दिया। उसने लेग्स पर चार्ज करने का फैसला किया, वही टैकल जो उसने रग्बी में कई बार प्रैक्टिस किया था। पूरी ताकत से टकराकर उसने सामने वाले को उठाया और कंक्रीट फ्लोर पर पटक दिया। बेसबॉल बैट हाथ से छूट गया और वो बेहोश हो गया। Quest reward 150 XP, 200 out of 460 XP. You are a lone wolf that is growing. Would you like to force bond marking any of those that you have defeated? 1 out of 5. During the hunt, you will gain additional XP for each successful mark you have successfully taken down. 1 out of 5. Gary ने naturally mark करने का offer decline कर दिया। उसे अब भी ठीक से नहीं पता था कि हंट क्या है। अंदाजा जरूर था, लेकिन वो लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं था। कम से कम तब तक नहीं, जब तक कोई और रास्ता हो। मुझे बैरी का मार्क हटाने का तरीका ढूंढना होगा। क्या रग्बी प्रैक्टिस के बाद उससे बात करने की कोशिश करूं? काफी देर हो चुकी थी। अब उसे घर जाना था, वरना उसकी मां सस्पिशियस हो जाती। कलर गैंग्स के साथ इस लिटिल फन की वजह से वो जिम भी नहीं जा पाया। आज का डेली क्वेस्ट फेल होना तय था। फिर भी उसने जिम में जितनी एक्सपी मिलती, उससे कहीं ज्यादा आज मिल चुकी थी। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि आज के बाद दोनों कलर गैंग्स के बीच टेंशन जरूर बढ़ेगी। अब वो ज्यादा कॉशियस होंगे और बड़े ग्रुप्स में चलेंगे। इतनी एक्सपी फार्म करने का मौका शायद फिर न मिले, लेकिन एक बार भी इनफ था। जिम वाला डेली क्वेस्ट भले ही पूरा न हुआ हो, लेकिन शॉप जाना कोई नहीं रोक सकता था। जैसे पिछले दिनों करता आया था, इन्वेस्ट उसने और प्रोटीन खरीदा। रॉ स्टेक दूसरों की नजरों से दूर खाकर उसकी एनर्जी फिर से रिस्टोर हो गई, जिससे इंजरीज भी हील होने लगी। फिर भी एक प्रॉब्लम बची हुई थी। पैसा उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो, मेरे पास कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं है। क्या करूं? मैंने सोचा था खाई ज्यादा कॉल करेगा। ये कब तक चलेगा?
उसके पास अब सिर्फ $200 के आसपास बचे थे, जबकि टोटल 500 में से अंडरडॉग्स वाली पेमेंट को वो छूना भी नहीं चाहता था। वो किसी तरह वो पैसे अपनी माँ को देना चाहता था। घर जाते वक्त गैरी अचानक रॉ फूड की स्मेल से चौंक गया। उसने आंखें मली क्योंकि वो स्मेल सच में हवा में दिख रही थी, एक रेड मिस्ट की तरह, जो एक खास अपार्टमेंट तक जा रही थी। ये तो वही चीज है जो मैंने स्कूल में देखी थी, मार्क्ड लोगों को फॉलो करने वाला ट्रेल। तो क्या बैरी यहीं रहता है? गैरी ने सोचा। ये उसके घर से बस कुछ स्ट्रीट्स दूर था और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बैरी भले ही स्कूल में अपने स्टेटस का मिसयूज करता हो, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था कि उसे मार दिया जाए। मैं इतनी रात को उसके दरवाजे पर नहीं जा सकता। कल कुछ सोचना होगा। फुल मून आने में अभी टाइम है, और कौन जाने टॉम बेवजा ओवर रिएक्ट कर रहा हो। घर पहुंचकर गैरी ने माँ और बहन को ग्रीट किया और वो डिनर खा लिया जो माँ ने उसके लिए छोड़ रखा था, जबकि वो ऑलरेडी 2 किलोग्राम्स मीट खा चुका था। टर्निंग के बाद से उसका पेट एंडलेस लग रहा था, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। फुल मून आने पर क्या होगा, यही सोच उसके दिमाग में घूम रहा था। ऊपर से उसकी बहन एमी उसके पास ही बिस्तर पर सो रही थी। फिर जैसे ही क्लॉक मिडनाइट पार करके अगले दिन में गया, सिस्टम ने मैसेज भेजा। The power of the moon is starting to run through your body. The fuller it gets, the more powerful you'll become. Current bonus. All stats plus one message. पढ़ते ही गैरी को अपने शरीर में हल्का सा फर्क महसूस हुआ। स्टैट्स चेक करने पर उसने देखा कि उसकी तीनों बेस स्टैट्स के आगे +1 दिख रहा था। ये ठीक वैसा ही था जैसा चार्जिंग हार्ट यूज करने पर होता था। टेम्पररी बूस्ट। वाओ, मैं अभी इतना अलाइव महसूस कर रहा हूं। क्या सच में फुल मून के पास आते आते ये और बढ़ता जाएगा? गैरी ने सोचा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अगला मैसेज आते ही उसका दिल भारी हो गया। योर ब्लडलस्ट ग्रोज 11 days until the next full moon. ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आधी रात को वो मैसेज मिलने के बाद गैरी को ठीक से नींद नहीं आई। जब जब वो आंखें बंद करता, उसका दिमाग वही खौफनाक तस्वीरें चलाने लगता। वो खुद एक वेयरवुल्फ में बदल रहा है और अपनी ही बहन पर पंजे चला रहा है, जबकि वो ठीक उसके बगल वाले बेड पर सो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसका शरीर सच में ऐसा कुछ करना चाहता था। सिस्टम भले ही कह रहा था कि उसकी ब्लड लस्ट बढ़ गई है, लेकिन गैरी को खुद में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई अचानक चाह नहीं थी। वो अब भी वही पुराना गैरी था। बस फर्क इतना था कि अब उसके पास जबरदस्त ताकत और स्पीड थी जो पावरफुल मून की वजह से आई थी। और सच कहें तो ये सब अब हर सेकंड के साथ उसके लिए नॉर्मल होता जा रहा था। तुम नींद की भारी कमी से पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जब तक तुम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते। तुम्हारी एनर्जी बार घटाकर 75% कर दी गई है। अरे वाह! और ये सब किसकी गलती है कि मैं सो नहीं पाया, बेवकूफ सिस्टम? गैरी झुंझलाते हुए सोच रहा था जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था। फिर भी 82.5 एनर्जी के साथ वो चार्जिंग हार्ट और बाकी काफी कुछ इस्तेमाल कर सकता था। एक अच्छी बात यह थी कि एनर्जी के अलावा उसके किसी और स्टैट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा था। क्लासरूम में घुसते ही गैरी और शिन की आंखें एक पल के लिए आपस में मिलीं। सच तो यह था कि सिन उसे अप्रोच करने ही वाली थी। उसके मन में गैरी के लिए हल्की सी क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी थी। लेकिन आज कल के उलट गैरी ने उसे बिल्कुल कोई अटेंशन नहीं दी। उसने उसकी ग्रीटिंग को भी इग्नोर कर दिया और शिन बस ऑकवर्ड सी वेव करके रह गई। गैरी सीधा अपनी सीट पर गया, बैग नीचे रखा और सिर डेस्क पर टिका दिया। स्कूल पहुंचते ही उस पर नींद का भारी झोंका आ गया था, इसलिए उसने सोचा कि टीचर के आने से पहले थोड़ी सी झपकी ले ली जाए। क्या कल उसके साथ कुछ हुआ था? कहीं वो मुझसे फाइट हारने की वजह से सो नहीं पाया? शिन सोचने लगी। एक ऐसे इंसान से बात बिगड़ जाने के बाद जो उसे पसंद करने वाला था, शिन अब उस लड़की से होने वाली बातचीत को लेकर और भी नर्वस थी जो उससे पहले से नाराज थी। जब आखिरकार टॉम क्लास में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका डेस्क मेट डेस्क पर सिर रखे हल्की हल्की खर्राटे ले रहा है। ये गैरी का यूजुअल बिहेवियर नहीं था, इसलिए टॉम ने उसे जगाने का फैसला नहीं किया। किस्मत कहो, टीचर्स की लापरवाही या गैरी के लिए थोड़ी सिंपैथी, किसी ने भी क्लास में सोने के लिए उसे कुछ नहीं कहा। आखिरकार ब्रेक टाइम आया और टॉम को अपने दोस्त से बात करने का मौका मिला। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड। टेक्निकली तो अब दोपहर हो चुकी है। कैसा लग रहा है? ये अचानक वाली नैप किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा थी या फिर इसलिए कि वो समय पास आ रहा है? टॉम ने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फुल मून,
ये शब्द सुनते ही गैरी को सिस्टम की बात याद आ गई। कल मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। इसका उस बेकार चीज से कोई लेना देना नहीं है। गैरी ने भारी आवाज में कहा। चल, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, टॉम बोला। आखिर हमारे पास सिर्फ 11 दिन बचे हैं। हमें चेंजेस समझने होंगे। वैसे तुम रग्बी क्लब छोड़ने वाले हो या नहीं? अगर नहीं छोड़ा तो कोई सीरियसली हर्ट हो सकता है। बस काफी। गैरी इतना इरिटेट हो चुका था कि लगभग चिल्ला पड़ा। तुम मेरी मॉम से भी ज्यादा नैग कर रहे हो। देखो, मुझे पता है तुम अच्छा ही चाहते हो। मैं खुद भी इन सब चीजों के बारे में सोच रहा हूं और वरीड हूं। लेकिन कुछ चीजें मुझे अपने तरीके से सुलझानी है। ये सब एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। टॉम के लिए भी ये आसान नहीं था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसकी और गैरी की लड़ाई कब हुई थी। लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा था कि वो हर बार उसकी नसों पर पैर रख रहा है। फिर भी टॉम मानता था कि शायद वो थोड़ा ज्यादा ही ओवरबेयरिंग हो रहा था। गैरी सही था। टॉम ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस वक्त उसके दोस्त के जूते में होना कैसा लगता होगा। रग्बी इस वक्त मेरी लाइफ की उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो ठीक चल रही है, गैरी बोला। तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये मुझे बाकी सबसे डिस्ट्रैक्ट रखता है। क्लास खत्म होने के बाद टॉम को लगा था कि गैरी फिर से फाइटिंग क्लब जाएगा, लेकिन दोनों एक बार फिर रग्बी फील्ड पर थे। अगले हफ्ते मैच होने वाला था, इसलिए नॉन रेगुलर प्लेयर्स को बेंच पर बैठकर ऑब्जर्व करने को कहा गया था। टॉम भी उन्हीं में शामिल था। रेगुलर्स को दो टीमों में बांट दिया गया। एक टीम में ब्लेक और गैरी थे और दूसरी टीम में गिल और बैरी, जिनके मन में नए मेंबर के लिए कुछ खास फीलिंग्स नहीं थी। ये सही मौका है कुछ चीजें टेस्ट करने का, गैरी ने अपने स्टैट्स देखते हुए सोचा। स्ट्रेंथ 5, प्लस एक डेक्सटेरिटी 3, प्लस एक एंड्योरेंस 9, प्लस एक मून का बूस्ट अब भी एक्टिव था। लेकिन गैरी ये जानना चाहता था कि इन छोटे छोटे नंबर्स का असली असर कितना है। विसल बजते ही उसने चार्जिंग हार्ट एक्टिवेट कर लिया। ये उसकी बेस स्टैट्स थी और फिर भी मून पावर से मिलने वाला एक्स्ट्रा 1 पॉइंट बूस्ट उसे मिल रहा था। बॉल एक प्लेयर के हाथ में था, लेकिन लाइन के बीच से भागते हुए गैरी जैसे अचानक कहीं से प्रकट हुआ। उसने सीधे पैरों पर टैकल किया। वो बड़ा सा हाई स्कूल स्टूडेंट तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। गैरी ने फौरन रिकवर किया और जमीन पर पड़ा लूज बॉल उठा लिया। दो और प्लेयर्स उसे रोकने आए, लेकिन वो उनकी प्रिडिक्टेबल टैकल पैटर्न्स को पढ़ते हुए दोनों को डॉज कर गया। आखिरकार साइड से हिट हुआ और पूरी टीम उस पर गिर पड़ी। क्या ये और तेज हो गया है, और इसकी टैकलिंग भी पहले से काफी बेटर है। ब्लेक ने नोटिस किया। ओए ब्रोकली हेड, तुम क्या कर रहे हो, मिस्टर रूट चिल्लाए। मैंने तुम्हें मेनली डिफेंस के लिए रखा है। क्या तुम्हें लगा तुम अकेले पॉइंट बना लोगे? बॉल मिले तो लूर करो और पास करो। गैरी मान गया कि वो थोड़ा कैरिड अवे हो गया था, लेकिन उसका शरीर अमेजिंग फील कर रहा था। चार्जिंग हार्ट के साथ वो इतना हल्का महसूस कर रहा था कि वो फीलिंग लगभग एडिक्टिव थी। अचानक खुद को पहले से दोगुना महसूस करना, ये अजीब लेकिन पावरफुल एहसास था। गेम के दौरान गैरी की परफॉर्मेंस साफ दिख रही थी। वो एक प्राइम टैकलर और रिलायबल प्लेयर बनता जा रहा था। उसने बैरी को भी टैकल किया, ये सोचकर कि शायद मार्किंग हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब बकवास है, गिल बोला। बस एक अच्छे दिन की वजह से सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हार्वी कभी टीम में वापस नहीं आएगा। हमें कुछ करना होगा। बैरी ने गैरी की तरफ देखा। जब से गैरी ने उसके सामने स्टैंड लिया था, उसे उसे देखकर अजीब सी सिहरन होती थी। या तो वो उससे दूर रहना चाहता था, या फिर उसके इंस्टिंक्ट्स कह रहे थे कि उसे किसी भी हाल में गैरी को हटाना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बैरी बोला। ब्लेक ने साफ कहा है कि गैरी को टच नहीं करना। अगर हमने कुछ गलत किया तो हम खुद टीम से बाहर हो सकते हैं। बेंच की तरफ देखते हुए गिल की नजर किसी और पर टिक गई। ठीक है, अगर हम गैरी को नहीं छू सकते तो किसी और को टारगेट कर सकते हैं। रग्बी टॉम के लिए वैसे भी खास इंटरेस्टिंग नहीं था। अपने फिजिक को देखते हुए उसे पता था कि वो इस स्पोर्ट में कुछ खास नहीं कर पाएगा। इसलिए वो फोन पर ही लगा हुआ था। तभी लोकल न्यूज चैनल से नोटिफिकेशन आया। ब्रेकिंग न्यूज। कातिल फरार मॉन्टे एरिया के स्लाउ नाम के छोटे टाउन में आज सुबह एक अपार्टमेंट ब्लॉक में पति पत्नी डेड पाए गए। पुलिस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन फिलहाल वो उनके मिसिंग बेटे बिली ब्रंटन के बारे में किसी भी जानकारी की तलाश कर रहे हैं।
पुलिस ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन अगर बेटे को ढूंढ रहे हैं और वो गायब है, तो वो प्राइम सस्पेक्ट ही हुआ, है ना? कोई इंसान इतना बुरा कैसे बन सकता है कि अपने ही पेरेंट्स को मार दे? टॉम सोचने लगा। कुछ ही देर बाद गैरी के सिस्टम से एक डिस्टर्बिंग मैसेज आया। एक ऐसा मैसेज जिसका मतलब वो अभी समझ नहीं पाया। क्लब एक्टिविटीज खत्म होने के बाद रग्बी टीम के मेंबर्स फील्ड पर गैरी की परफॉर्मेंस की खुलकर तारीफ कर रहे थे। ज्यादातर लोग पहले इस बात को लेकर वर्ried थे कि मिस्टर रूट ने उसे क्यों चुना। आखिरकार गैरी पिछले साल से क्लब का मेंबर था, लेकिन उसने कभी कोई खास टैलेंट नहीं दिखाया था। रातों रात किसी का इतना बेहतर हो जाना तो बस महंगा नॉवेल या टीवी पर ही पॉसिबल लगता है। असल जिंदगी में तो इसके लिए जबरदस्त मेहनत चाहिए होती है। और फिर भी समहाउ इस हफ्ते की शुरुआत से गैरी में कोई अजीब सी ग्रोथ आ गई थी। उसकी हाइट नहीं बढ़ी थी, लेकिन स्पीड और स्ट्रेंथ के मामले में वो कई गुना बेहतर हो चुका था। इतनी सारी तारीफें मिलना गैरी के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वो कभी क्लास में अनपॉपुलर नहीं रहा, बल्कि उसकी क्लास में शायद ही कोई ऐसा था जो उससे सच में नफरत करता हो। अगर किसी से पूछा जाता कि गैरी कैसा लड़का है, तो ज्यादातर लोग उसे क्लास क्लाउन या फिर थोड़ा सा वियर्डो कहते, खासकर उसके नए हेयर स्टाइल के बाद। लेकिन टॉम के अलावा किसी के साथ भी उसकी दोस्ती कभी अक्वेंटेंस से आगे नहीं बढ़ी थी। ये फीलिंग कमाल की है, गैरी ने हल्की सी स्मग स्माइल के साथ सोचा। सिस्टम से पहले वो किसी भी चीज में खास अच्छा नहीं था, शायद ऑल्टर्ड ट्रिविया को छोड़कर। ऐसे में अपने पीयर्स से रिकग्निशन मिलना उसे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लग रहा था। टीममेट से अलग होते हुए किसी ने मजाक में, किसी ने सीरियसली उसके कंधे थपथपाए। गैरी ने अपने स्टैट्स चेक किए, इस उम्मीद में कि शायद कुछ इम्प्रूव हुआ हो, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। स्टैट्स में कोई चेंज नहीं था, बस एनर्जी अब 58 पॉइंट्स पर आ गई थी, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान उसने चार्जिंग हार्ट कुछ बार इस्तेमाल किया था। अच्छी बात यह थी कि पहले वाली नींद को सिस्टम ने सफिशिएंट रेस्ट मान लिया था और उसकी एनर्जी बार फिर से 100% पर लौट आई थी। हम ये क्या है? गैरी ने सोचा, जब उसकी नजर एक नए नोटिफिकेशन पर पड़ी जो अपने आप पॉप अप नहीं हुआ था। ये कब आया? रात को जब मैं सोया था तब, या फिर स्कूल में नैप के दौरान? उसने नोटिफिकेशन पर टैप किया। टाइम स्टैम्प बता रहा था कि यह सुबह 4 बजे आया था, लगभग उसी वक्त जब नींद ने उस पर पूरी तरह काबू पा लिया था। लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद भी गैरी को ठीक से समझ नहीं आया कि सिस्टम कहना क्या चाह रहा है। एक ओमेगा बनाया जा चुका है। ये ओमेगा आखिर होता क्या है? गैरी ने बुदबुदाते हुए कहा, इस उम्मीद में कि सिस्टम कुछ एक्सप्लेनेशन देगा। लेकिन ये उस तरह का सिस्टम नहीं था। अब तक वो सिर्फ तब ही जानकारी देता था जब उसे खुद सही लगता था। ये सोचकर कि वो किसी इंपॉर्टेंट चीज के दौरान सोता रह गया, गैरी ने तुरंत क्वेस्ट टैब खोला। वहां सच में एक लाल डॉट चमक रहा था। ऑप्शनल क्वेस्ट प्राप्त हुआ है, अपनी खुद की फैमिली शुरू करो, तुम यंग थे, बेवकूफ थे और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। अब कॉन्सिक्वेंसेस झेलने का टाइम है। ओमेगा को अपनी पैक में बदलो और उसे बेटा बनाओ। क्वेस्ट रिवॉर्ड, पैक टैब अनलॉक होगा। मैं सिर्फ 16 साल का हूं। किस परवर्ट ने यह सिस्टम डिजाइन किया है जो इस उम्र में फैमिली शुरू करने को कह रहा है? मैं अपनी खुद की फैमिली संभालने के काबिल नहीं हूं, दूसरी कैसे अफोर्ड करूंगा? तभी तो ये क्वेस्ट ऑप्शनल है। गैरी को सिस्टम के क्रिएटर को पंच करने की तीव्र इच्छा हुई। फिर भी ये सारे अजीब मैसेजेस वेयरवुल्फ सिस्टम से आ रहे थे और उसे यकीन था कि ये समहाउ इंपॉर्टेंट है। गैरी को पूरी उम्मीद थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड इन टर्म्स के बारे में ज्यादा जानता होगा और शायद वो कुछ सेंस बना सके। मुझे लगता है तुम्हारी उस स्पेशल कंडीशन के बारे में पढ़ते वक्त मैंने ये टर्म्स देखे थे, टॉम ने कहा, आसपास नजर घुमाते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा। वैसे भी ऐसा होने की ज्यादा संभावना नहीं थी। जो प्लेयर्स मैदान में दौड़ रहे थे वो अब शावर्स में थे, और जो टॉम की तरह बेंच गर्म कर रहे थे वो कपड़े बदल कर जा चुके थे। लेकिन ये सच में तुम पर अप्लाई होते हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानता, टॉम ने आगे कहा। हर चीज की अलग अलग लोर होती है और कौन जाने कौन सी सही है। याद है ना, ज्यादातर सोर्सेज ने कहा था कि सिल्वर पेंडेंट तुम्हारा बेन होगा, लेकिन उसने तुम्हें कुछ किया ही नहीं। उल्टा चॉकलेट तो तुम्हारी मौत की वजह बनते बनते रह गई। आज अच्छे से रेस्ट कर लो, तुम अब भी डेड टायर्ड लग रहे हो। कल सैटरडे है, अगर चाहो तो हम लाइब्रेरी चल सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि तुम्हें जानते हुए शायद सारी रिसर्च मुझे ही करनी पड़ेगी।
टॉम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वैसे तुम्हें ये टर्म्स मिले कहां से? गैरी सोच रहा था कि टॉम को क्या जवाब दे। आखिर उसने उसे सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी स्पेशल कंडीशन की वजह से मैंने खुद ही कुछ चीजें सर्च की थी, गैरी ने गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए कहा। शायद इसी वजह से मैं इतना थका हुआ हूं, लेकिन जैसा तुमने कहा, सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि ज्यादा समझ नहीं आया। टॉम कुछ सेकंड तक अपने दोस्त को देखता रहा। उसे याद था कि आज सुबह ही गैरी ने उसे वेयरवुल्व्स की बात करने के लिए डांट दिया था, और अब वही उससे हेल्प मांग रहा था। अगर सुबह वाला आउटबर्स्ट न हुआ होता, तो शायद टॉम मजाक में एमी के साथ डेट की डिमांड कर देता, लेकिन आखिर में उसने बस सिर हिला दिया। ठीक है, डील पक्की। दोपहर 12 बजे पब्लिक लाइब्रेरी में मिलते हैं, और हाँ, साथ में मून, स्टार्स वगैरह के बारे में भी देख सकते हैं। टॉम ने ये नहीं कहा, लेकिन वो फुल मून के बारे में जानने के तरीके सोच रहा था। इस बार किसी नई लड़ाई को शुरू करने के बजाय गैरी जिम जाने से पहले फिर से सुपरमार्केट गया। सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसने वर्कआउट किया, जब तक सिस्टम ने उसे 5 एक्सपी से रिवॉर्ड नहीं कर दिया। ये एक प्लेजेंट सरप्राइज था, क्योंकि उसे लगा था कि लेवल 2 पर पहुंचने के बाद एक्सपी शायद घटकर 1 या उससे भी कम हो जाएगा। फिर भी उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि उसे कोई और फिजिकल इंप्रूवमेंट महसूस नहीं हुई। वो जानता था कि नॉर्मल लोगों के मुकाबले उसे रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, लेकिन फिर भी इम्पेशंस खुद को रोक नहीं पा रही थी। खासतौर पर तब जब उसे नहीं पता था कि उसे कब और ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत पड़ जाए। काफी समय बाद गैरी एक नॉर्मल हाई स्कूलर की तरह घर जा सका। खाई का फोन अब भी डेड साइलेंट था, इसलिए उसने शाम अपने फैमिली के साथ बिताने का फैसला किया, जो उसे अक्सर नसीब नहीं होता था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके पास टाइम था, इसका मतलब ये नहीं था कि दुनिया भी उसकी विशेस मान ले। घर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद उसकी मां को काम से कॉल आ गया, और उन्हें किसी कोवर्कर की जगह शिफ्ट करनी पड़ी। इस तरह घर में सिर्फ 2 टीनेजर्स रह गए। उधर एमी अपने सेलफोन में इतनी बिजी थी कि भाई के साथ समय बिताने में उसकी कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी। काश हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो मॉम को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, गैरी ने सोचा। खाना खाते हुए उसकी नजर टीवी पर चल रहे न्यूज चैनल पर भी थी। स्लफ में क्या चल रहा है, ये जानने में उसे खास दिलचस्पी थी, खासतौर पर गैंग से जुड़ी खबरों में। और सच कहें तो हाल की किलिंग्स के केस में नए अपडेट्स उसे और भी क्यूरियस बना रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन आज न्यूज़ कुछ और ही स्टोरी चला रही थी। पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। 2 लोग जो अपने ही घर में मारे गए थे। गैरी स्टेक काटकर खा ही रहा था, जैसे कोई नॉर्मल इंसान खाता है, तभी स्क्रीन पर उस डेड कपल के मिसिंग बेटे की फोटो आ गई। क्या बकवास! ये तो बिली बस्टर है। गैरी के मुंह से निकल गया। हैं? तुम उसे कैसे जानते हो? न्यूज़ के हिसाब से तो वो तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ता। भले ही वो दिखावे में बिजी लगती थी, लेकिन वो भी न्यूज़ पर ध्यान दे रही थी। गैरी ने उसे इग्नोर कर दिया। मुझे पता था वो ब्रास नकल से मुझ पर हमला करने वाला स्कमबैग है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मर्डरर होगा, और वो भी अपने पेरेंट्स का। गैरी ने सोचा। सामने रखा स्टेक अब उसे बिल्कुल बेस्वाद लगने लगा था। जब गैरी अपनी प्लान्स में बिजी था, तो किसी पॉइंट पर उसकी और टॉम की राहें अलग हो गई। दोनों को पता नहीं था, लेकिन ये एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। टॉम अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, ऑलमोस्ट ऑटो पायलट पर चलते हुए, जब वो किसी सख्त दीवार से टकरा गया। ऊपर देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा था। पीछे कदम रखा तो किसी और से टकरा गया। गिल बैरी। अरे कितनी अच्छी मुलाकात है, टॉम ने घबराते हुए कहा। अगर तुम लोग माइंड न करो तो मुझे घर जाना है। लेकिन टॉम पहले से जानता था, ये होने वाला नहीं था। इन दोनों में से कोई भी इस डायरेक्शन में नहीं रहता था। और जिस तरह चुपके से वो सामने आए थे, उससे साफ था कि वो यहां फ्रेंडली चैट के लिए नहीं आए थे।